हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रोमिका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कोई भी हॉल वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। कोई भी फैशन से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। और ब्लॉग देख के आपको पता लगा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो गाइस, मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ एंड आपसे मुझे कुछ बातें भी करनी है और कुछ बताना भी है। तो इस वजह से मैं आपके साथ यहाँ पर ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि ये ब्लॉग बनाऊँ, बट मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। मुझे लगा कि जब एकदम सही टाइम होगा तब मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी सोशल मीडिया पर। अभी मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं फाइनली प्रेग्नेंट हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैंने कंसीव किया है। काफ़ी टफ सिचुएशन थी मेरी प्रेगनेंसी की। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो मैं आपके साथ सब कुछ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कंसीव किया, मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई, मैंने कितना टॉर्चर एंड कितना पेन मतलब झेला है। और यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के बारे में भी मुझे बात करनी है, क्योंकि ये जो आंटियाँ, रिलेटिव्स एंड और भी जो होते हैं, मतलब इन लोग को ये नहीं लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्यों बोलना है। भई आप दादी बन गए हो, नानी बन गए हो, अपना पोता-पोती जो भी है, नातिन, आप उनका ध्यान रखो। आपको दूसरों की फैमिली में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत होती है। तो ये मुझे बहुत खराब लगता है सारी गर्ल्स के लिए कि उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो गाइस, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। जो भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है, मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि किसी के लिए आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जब गॉड चाहता है तभी होता है। और इसी के साथ गाइस, और बहुत से लोग हैं जो मुझे ये भी बोलते थे कि अडॉप्ट कर लेना चाहिए, मुझे इतना टाइम हो गया, इतना मैं टॉर्चर क्यों झेल रही हूँ। मेरी बॉडी थी, मुझे लगा। और मुझे अडॉप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतनी मॉडर्न हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट ये था कि हाँ, मुझे भी प्रेग्नेंट होना है, मुझे सारी फीलिंग्स वो देखनी है जो एक प्रेगनेंसी की जर्नी में एक फीमेल देखती है। सारी चीज़ें मुझे अपने ऊपर देखना है कि कैसे-कैसे फ़ील होता है। तो मुझे इसी वज़ह से मैंने इतना ज़्यादा मतलब करा, और मैं कर सकती थी तो मैंने करा। स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, मुझे पता है। और इसी के साथ गाइस, अब मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी यहाँ पर। सो गाइस, कुछ लोगों ने नहीं, कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने ये भी बोला था कि अभी करियर बनाने में लगी हुई है, ये सब तो बाद में भी हो सकता है, पहले अपना बेबी बेबी का देख लो। बट मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि भाई, मेरा तो करियर भी बन गया और मैंने अपना प्रेगनेंसी का भी देख लिया, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है। सारी चीजें मैं ऑलरेडी काफी टाइम से कर ही रही थी। बट मैं ये सारी चीजें आपको बता के तो करूंगी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। और आपकी एडवाइस हमने यहाँ पर मांगी नहीं है, तो मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड सब कुछ ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही बोलूँगी मैं बस कि फालतू लोगों को कोई काम नहीं होता, फालतू ज्ञान बाँटने के अलावा एंड फालतू की बकवास करने के अलावा। तो आपको बिल्कुल भी किसी की फालतू बकवास जो होती है वो सुननी नहीं चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पर अब मैं बात करूँगी कि मेरी मैरिज जो हुई थी वो 1 दिसंबर 2020 में हुई थी। एंड इसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1 ईयर ट्राई किया था और नेचुरली ट्राई कर रहे थे हम, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला था। देन इसके बाद हमने सोचा कि हमें किसी डॉक्टर को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फिर एक गायनो थी, तो हम उनके पास गए थे, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। मेरे सारे टेस्ट हुए, मेरे हस्बैंड के जो भी सैंपल थे सारे टेस्ट हुए। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी ऑलमोस्ट, बट मेरा थोड़ा हार्मोन्स इम्बैलेंस था। तो टैबलेट मुझे दी थी, तो मेरा सही हो गया था, हार्मोन्स में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसके बाद मेरी टैबलेट चली काफ़ी टाइम तक, मैंने ट्रीटमेंट लिया। एंड इसके साथ ही मुझे हार्मोन्स के जो इंजेक्शन होते हैं 14 डेज कंटिन्यू, वो भी लगे। एंड वीकली वाले होते हैं, वो भी लगे। तो नॉर्मल आ रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। देन इसके बाद फिर जो फॉलिक्यूलर स्टडी होती है उसमें देखते हैं कि एग बन रहे हैं बॉडी में या नहीं बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो मेरा टेस्ट हुआ, वो भी मेरा एकदम सही आया था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड इसके बाद फिर मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, टैबलेट ले रही थी मैं, काफ़ी ज़्यादा टैबलेट देती थी जो मेरी गायनो थी। तो मैंने टैबलेट वगैरह सारी टाइम पर ली, सब कुछ करा। तो ऐसे करते करते मुझे पूरा 1 ईयर मैंने ट्रीटमेंट लिया था। देन इसके बाद कुछ रिजल्ट मुझे नहीं मिला, तो जो मेरी गायनो थी उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे
ट्यूब टेस्ट कराना चाहिए। और ट्यूब टेस्ट के बारे में सीरियसली बताऊँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। बस एक दिन जाने से पहले मैंने यूट्यूब पर कुछ स्क्रॉल की, वीडियोज़ देखी कि हाँ भाई पेनफुल होता है, बट मुझे ये लिटरली नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पेनफुल होता होगा ट्यूब टेस्ट। सो गाइज़, मेरा जिस दिन टेस्ट होना था उस दिन मैं गई, और जहाँ पर जो मशीन थी, सारे टूल्स देखकर मैं पहले ही ऑलरेडी इतना डर गई थी। और जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी गाइनो ने पहले ही बोला था कि मुझे एक इंजेक्शन लेना है पेन के लिए, बट जो नर्स थी वहाँ पर उसने मुझे नहीं दिया था। जब मैंने उससे बोला तो उस टाइम पे उसने मुझे इंजेक्शन दिया था। एंड मैं बता नहीं सकती इतना पेनफुल टेस्ट जो होता है ट्यूब टेस्ट का, जो मैंने झेला है, और वो जो पेन था वो मैं अभी तक नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैंने सीरियसली इतना ज़्यादा पेन कभी लिया ही नहीं था। और अभी भी मैं यदि उस पेन के बारे में बात करती हूँ, तो लिटरली मुझे रोना आ जाता है। मैंने बहुत पेन झेला था उस टेस्ट में, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पेनफुल होता है वो। सो गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था उस टाइम पे। मतलब वो एक बार टेस्ट नहीं करते हैं, वो उस टेस्ट को 2 से 3 बार ट्राई करते हैं। और मैं बता नहीं सकती कि कितना पेन होता है। मतलब तारे जो होते हैं वो दिख जाते हैं। इतना पेन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा जितना पेन मैंने ट्यूब टेस्ट में देखा। और टेस्ट कराने के बाद मेरी बॉडी ऐसे काँप रही थी, मैं मतलब अपने पैरों पर सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। लिटरली मुझे चक्कर आ रहे थे। और मैं जो चीखी थी हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड थे, वो भी अंदर आ गए थे। उन्हें भी लगा पता नहीं कि ये क्यों ऐसे कर रही है, इतना ज़्यादा क्या हो गया। और इसके बाद मुझे फिर थोड़ा चक्कर आया, और मैं थोड़ा देर बैठी वहीं पर। फिर उसके बाद जब मैं घर गई, मैं वो जो टेस्ट था 4 से 5 दिन कंटिन्यू मुझे वो दर्द, रात में सोने में, उठने में, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट करा उस पेनफुल जो टेस्ट था उसने। सो गाइस, टेस्ट होने के बाद जो मुझे पेन हुआ, मैं वो भूली नहीं काफ़ी टाइम तक। और फिर मेरे हस्बैंड को भी लगा कि भाई इसकी बॉडी पे टॉर्चर हो रहा है, या ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो उस टाइम पे हमने थोड़ा ट्रीटमेंट डिले कर दिया, एंड हमने फिर ट्रीटमेंट नहीं कराया। कुछ टाइम तक रुक गए थे हम। और जो रिपोर्ट आई थी मेरी, वो भी नॉर्मल थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी ट्यूब वगैरह ओपन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। एंड इसके बाद जब टेस्ट हुआ, और उस टाइम पे मेरे सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने करा है। और वही थे, और एक मेरी मॉम है जिन्होंने मुझे ऐसे मतलब रोते हुए सारी चीज़ें, मेरा इमोशनल और सब कुछ सपोर्ट उन्होंने ही करा है। और यदि वो लोग नहीं मुझे इतनी हिम्मत देते, तो मैं सीरियसली कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, जब टेस्ट हुआ था उसके बाद मुझे भी ये लगता था कि पता नहीं ये प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी। सो गाइस, टेस्ट हो चुका था, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे हस्बैंड की भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही थी। फिर हमने मतलब कुछ टाइम बाद फिर से वही जो गायनो थी उनको दिखाया, तो उनकी ट्रीटमेंट में वही टैबलेट वगैरह थी, तो वही चल रही थी। फिर हमारी फैमिली में एक रिलेटिव्स थे, उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया था हमें, तो हम फिर दूसरा डॉक्टर चेंज किया। फिर जो गायनो थी उन्होंने भी मेरा 2 मंथ मुश्किल से वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया होगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने मुझे 1-2 मंथ के लिए टैबलेट दी थी। और इसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे लेप्रोस्कोपी कराना चाहिए, बट मेरे हस्बैंड ने और मेरी मॉम थी, उन्होंने मना करा कि रहने दो, इतना तुम टॉर्चर झेल रही हो ऑलरेडी, तो कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उससे कोई सेंस नहीं है कराने से लेप्रोस्कोपी, क्योंकि तुम्हारा जो ट्यूब टेस्ट है वो मेरी रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। सो गाइस, जो गायनो थी उसने भी मुझे 2 मंथ टैबलेट दी थी, और उसने भी बोल दिया था कि मैं अब आपको किस चीज़ का ट्रीटमेंट करूँ, टैबलेट क्या दूँ, क्योंकि आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, मुझे कोई मतलब ऐसे दिक्कत दिख नहीं रही है। और फिर इसके बाद हमने कुछ टाइम डिले करा, मतलब नेचुरली फिर ट्राई करा कि नेचुरली कंसीव हो जाता है, बट नहीं हुआ। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता था, फिर हमने यही सोचा था कि हम आईयूआई या आईवीएफ के थ्रू बेबी प्लान करेंगे। और फिर मेरे घर में मैरिज थी मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरी ब्रदर इन लॉ की। तो उस टाइम पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी वेडिंग थी, तो मैंने उस टाइम पे ट्रीटमेंट चालू करने का सोचा था। सो गाइज, हम गए थे इंदिरा आईवीएफ, और वहां पर गए तो वहां पर सारे जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, स्टार्टिंग में 10,000 पे करा के
जो भी फीमेल पैनल होता है एंड जो आपके हस्बैंड के टेस्ट होते हैं, सारे रिपोर्ट्स वगैरह वहाँ पर हमें मिले थे फिर। सो गाइज़ वहाँ पर जो डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत मतलब उनका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आया, बात करने का तरीका और वो जैसे भी बच्चे-बच्चे करके मुझे ट्रीट कर रही थी काफ़ी अच्छे से, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई और बहुत अच्छे से मतलब मुझे कोई फ़ील नहीं होता था, मतलब एक जो डर होता है उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे यही चीज़ बोली थी कि आप टेंशन और स्ट्रेस सबसे पहले छोड़ो, तो मैंने यही बोला कि मुझे टेंशन यही है कि कंसीव नहीं हो रहा है। ऐसे मुझे और कोई टेंशन नहीं है, तो बोले कि आपको सबसे पहले तो आपको टेंशन और स्ट्रेस से बहुत दूर जाना होगा। सारी चीज़ें आप माइंड में बिठा के मत रखो, होगा, एक दिन ज़रूर होगा, आप ट्राई करो। कहते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कहते सबका होता है, टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसके बाद हमारा जो टेस्ट थे वो हो गए थे, सारी जो रिपोर्ट्स थी वो आई थी, हस्बैंड की भी नॉर्मल थी, मेरी भी नॉर्मल ही थी सारी रिपोर्ट्स। फिर जो गायनो थी उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बताया कि आपको मतलब क्या करना है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने 1-2 मंथ मुझे टैबलेट दी थी खाने के लिए, तो मैं वो कंटिन्यू कर रही थी एंड इसके अलावा वो स्कैन वगैरह जो होते हैं सारे कर रहे थे और इसके साथ ही फिर उन्होंने मुझे आईयूआई के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि पहले आप आईयूआई भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज़ हमने आईयूआई ट्राई करा और फर्स्ट आईयूआई था, उस टाइम पे मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग थी, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा ये सोच रही थी कि मैंने ज़्यादा यहाँ पर शादी में मतलब अपना जो करा रही थी ट्रीटमेंट उस पे फोकस नहीं कर पाई हूँ या इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। तो फर्स्ट जो आईयूआई था वो भी मेरा फेल हुआ था। सो गाइज़ काफ़ी टाइम तक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी क्योंकि हर टाइम मेरा जो डेट आती थी उस टाइम पे मुझे हमेशा नेगेटिव मतलब रिजल्ट मिलता था, कभी पॉजिटिव नहीं मिला। तो मैं हमेशा मतलब हर टाइम मैं रोती थी जब भी मेरी डेट आती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही समझाते थे कि होगा एक दिन, ट्राई करते रहो, ऐसे तुम सैड मत हो। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा। उस टाइम पे मैं आई थिंक डिप्रेशन है, एंजाइटी भी झेल रही थी। मतलब मैं रात में उठती थी तो मुझे यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती थी कि पता नहीं मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा सीरियसली। एंड जब मेरा एंजाइटी और डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, मैं रात में उठ-उठ के रोती थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरी केयर की। और यदि आप सोचते हो ना कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, आपका साथ देने वाला है, सिर्फ आपके पेरेंट्स होंगे, आपका हस्बैंड होगा, बस वही है जो आपका सपोर्ट करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। मैंने भी जो टाइम अपना निकाला है खुद अकेले, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे सपोर्ट किया। मतलब एंजाइटी डिप्रेशन में किसी ने नहीं पूछा कैसे हो, क्या नहीं हो। बट ये सारी चीज़ें मैं भूल नहीं सकती कि मैंने कैसे अपना वो जो टाइम था, वो निकाला है। और इसके बाद अब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करती हूँ क्योंकि मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला एंड मैं अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोई हूँ। उनको पता है मेरी सारी फीलिंग्स, मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे कैसा फ़ील हुआ, मैंने कितना पेन, कितनी सारी चीज़ें मतलब फ़ेस की हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी कोई कुछ बोलता है या कुछ कहता है, मैं नहीं माइंड करती क्योंकि मुझे किसी से क्या ही करना है। लोगों का काम ही है बोलना, अभी भी आप अच्छा भी होगा उसके बाद भी आपको सुनने को मिलेगा, कोई अच्छा नहीं होता। सो गाइस सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। सो गाइस हम बात कर रहे थे आईयूआई की। सो गाइस आईयूआई जो होता है उसमें आपको पेन नहीं होगा क्योंकि सिंपल प्रोसेस है आईयूआई का। उसमें आपसे 10,000 रुपीज पहले सबमिट कराते हैं एंड आपकी कुछ आईडी प्रूफ लगते हैं और आपका जो ओव्यूलेशन का टाइमिंग होता है उस टाइम पे आपको स्कैन करने के लिए बुलाते हैं एंड आपको जो इंजेक्शन होते हैं वो भी लगते हैं। तो मेरे पेट में इंजेक्शन लगे हुए थे। फर्स्ट आईयूआई था उसमें 2 इंजेक्शन लगाए थे मुझे और वो इंजेक्शन का कॉस्ट भी आई थिंक 5,000 समथिंग होता है। तो आपका पूरा ट्रीटमेंट आईयूआई का जो होता है आप 25,000 मान के चलो क्योंकि उसमें आपकी टैबलेट वगैरह और आप जो भी पे कराते हैं एंड इंजेक्शन का मिला के तो 25,000 समझ लो आप। 1 आईयूआई का जो साइकिल होता है उसमें होता है। सो गाइस आईयूआई का जो प्रोसेस होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है। उसमें आपको 4 घंटे पहले वहां पर बुलाते हैं एंड आपके जो भी आईडी प्रूफ वगैरह होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं एंड इसके बाद आपके हस्बैंड के जो सैंपल होते हैं
उनको वॉश किया जाता है, जो डैमेज होते हैं उनको रिमूव किया जाता है एंड इसके बाद आपका जो आईयूआई होता है वो मुझसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं करने में, क्योंकि एक छोटा-सा पतला-सा टूल्स होता है, उसके थ्रू जो आपके हस्बैंड के सैंपल होते हैं वो इंसर्ट करते हैं वजाइना में एंड इसके साथ ही गाइस उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट रेस्ट करने को बोलते हैं, बट यूरिन होल्ड करना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट बहुत पेनलेस है ये, मतलब आपको कोई भी पेन नहीं होगा, पता नहीं लगता है। तो फर्स्ट मेरा आईयूआई हुआ था तो मुझे ये डाउट था कि मेरे घर में मैरिज थी और मैं सही से रेस्ट नहीं कर पाई, इस वजह से मेरा फेल हुआ था आईयूआई। फिर इसके बाद मेरा फर्स्ट आईयूआई फेल हो गया, फिर हमने सेकंड आईयूआई ट्राई किया एंड सेकंड आईयूआई में भी सेम वही इंजेक्शन का जो प्रोसेस था, फिर से मेरे पेट में जो इंजेक्शन, और मैं अकेला जाती थी तो वही मैं ट्रैवल करके खुद वापस इंजेक्शन लेके दर्द झेल के और फिर घर आती थी एंड इसके बाद मेरा जो सेकंड आईयूआई हुआ था उसमें भी मतलब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला और मेरा फेल हो गया था। सो मेरी गायनो थी उसने फिर मुझे यही बोला आप होपलेस मत हो जाना, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट मैं कैसे टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेती और फिर मुझे फिर से वही चीज होने लगी कि भाई होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी जो गायनो थी उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और जो डॉक्टर निहिता है बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया बच्चे बच्चे करके कि आप टेंशन मत लो, होगा कंसीव एंड इसके बाद गाइस सो गाइस इसके बाद जो हमारी डॉक्टर थी उन्होंने हमसे कंसर्न किया कि अब आप आगे क्या करना चाह रहे हो, मतलब और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो फिर हम आईवीएफ का उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या चार्जेस होते हैं, एक बेसिक बताया था एंड एक एडवांस बताया था। बेसिक का 1.5 लाख था एंड जो एडवांस था उसका 2.8 से 3 लाख समथिंग उसका जो बजट था वो उन्होंने बताया था, क्योंकि इंजेक्शन थे, एक नॉर्मल वाले थे जो 20,000 था जिसका चार्ज एंड एक एडवांस वाला था उसमें थे 60,000 के और 10 डेज कंटिन्यू इंजेक्शन लगने थे। उस टाइम पे समर का सीजन चल रहा था तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी थोड़ी अपनी बॉडी को रेस्ट देना है एंड मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि 10 डे कंटिन्यू मुझे आना पड़ेगा और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी तो हमने थोड़ा डिले करा, तो डॉक्टर को यही बोला कि अभी हम नेचुरल ट्राई करेंगे कुछ टाइम एंड फिर हम आईवीएफ की तरफ जाएंगे। सो गाइज हमने नेचुरल ट्राई करने का सोचा एंड स्कैन जो थे वो मेरे चल रहे थे एंड जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चला रही थी वो भी चल रहा था, टैबलेट वगैरह मैं सब खा रही थी अपना और मतलब मुझे उस टाइम पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा पहले सोच रही थी कंसीव का, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या था, मतलब मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं रही थी कि होगा नहीं होगा, एक जो उम्मीद होती है वो भी मैं ज़्यादा नहीं लगा के रख रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ये शायद सोच लिया था कि अब मुझे आईवीएफ के थ्रू ही करना पड़ेगा, कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे सच में मेरे साथ ये मिरेकल हुआ या क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया एंड फिर मेरा जो डेट था थोड़ा डिले हुआ और 1 वीक अप्रॉक्स हो गए होंगे। सो गाइज मैं उस टाइम पे मस्त घूम रही थी हस्बैंड के साथ, पिज़्ज़ा खाया मैंने और उसके बाद 1 वीक के बाद जब मैंने टेस्ट किया और हमेशा टेस्ट करती थी तो वही नेगेटिव रिजल्ट मिलता था मुझे, तो मुझे मतलब इतना था ही नहीं कि कुछ होने वाला है या कुछ हुआ होगा। तो मैंने 1 वीक के बाद अपना जो टेस्ट था वो करा, तो मेरे हस्बैंड मेरे पेट को लेके घुमाने के लिए गए थे वॉक पे और सुबह मॉर्निंग में मैंने 6 o'clock समथिंग टेस्ट किया होगा और जब मैंने अपना टेस्ट करा और मैंने बस यही ऊपर हाथ जोड़ के गॉड से यही बोला कि प्लीज गॉड इस बार हो जाए, बट मुझे उम्मीद सीरियसली बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं थी कि कुछ होने वाला है। और जब मैंने अपनी किट देखी और जो पॉजिटिव रिजल्ट था बिल्कुल डार्क पिंक 2 लाइंस आई, तो मैं मतलब हंसू या रो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, मतलब कैसे हो गया अचानक से, इतने टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ सारी चीजें। फिर मेरे हस्बैंड घर आए तो मतलब मैं विंडो की साइड खड़ी हुई थी, तो मतलब मैं ऐसे ही फेस बना के खड़ी हुई थी जानबूझ के। सो मेरे हस्बैंड थे उनको यही लगा कि फिर से इसका नेगेटिव रिजल्ट आया है, ये रो रही होगी, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यार ये क्या लगी हो फालतू में, फिर छोड़ो कुछ नहीं होता है, हो जाएगा कोई बात नहीं, मुझे बच्चे की नीड नहीं है, मुझे तुम चाहिए और कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से।
और हम दोनों हैं, अच्छे से एन्जॉय करेंगे, सारी चीज़ें सब कुछ सही है। तो मतलब मुझे ऐसे समझा रहे थे, फिर वो मेरे पास आए, तो मतलब मैं और एक्टिंग करके थोड़ा रोने लगी। मैंने कहा मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। मतलब फिर मैंने जब उनको किट दिखाई और लिटरली वो जो फीलिंग्स थी वो मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे हस्बैंड के आँखों में खुद आँसू आ गए थे ये सारी चीज़ें देखकर। और फिर मैंने अपने गायनो को कॉल किया, उनसे पूछा, उनको बताया कि मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया है। तो उन्होंने मुझे बीटा एचसीजी के लिए बुलाया। तो गाइज़ बीटा एचसीजी में भी मेरा हार्ट बीट जो थी धक-धक, धक-धक हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। जो वहाँ पे भी गायनो थी, मैंने उनको बोला कि अब क्या होने वाला है? कह रही अभी तो बीटा एचसीजी देखना पड़ेगा उसमें, मतलब ब्लड में क्या आता है। तो फिर मैंने बोला कि होगा नहीं क्या? तो कह रही है कि नहीं, आपने किट में आपका जब इतना अच्छा आया है रिजल्ट, तो ऐसे थोड़ी होगा कि नहीं होगा। कहते फिर क्यों डर रहे हो? तो फिर मेरा जो बीटा एचसीजी का टेस्ट कराया, 1-2 दिन बाद वो रिपोर्ट आई, तो मेरा एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आया था। एंड फिर 6 वीक हो गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे हार्ट बीट के लिए बुलाया था और मेरी जो बेबी की हार्ट बीट थी एकदम परफेक्ट थी, 6 वीक में आ गई थी। एंड इसी के साथ डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी अच्छा है, हेल्दी ग्रो कर रहा है बेबी। और फिर मेरा ट्रीटमेंट मैंने इंदिरा आईवीएफ जो है, वहीं से मतलब लिया था। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 8th मंथ तक वहीं से चला और टैबलेट वहाँ की थोड़ी कॉस्टली थी। मतलब मेरी 15 डेज़ की टैबलेट 10,000 की आती थी। बट सो गाइज़ मेरी जो डॉक्टर थी वो काफ़ी अच्छी थी, डॉक्टर निहिता। और मैंने ऐसे डॉक्टर सीरियसली बताऊँ तो अभी तक नहीं देखी थी, क्योंकि वो इतने अच्छे से प्यार से बात करती थी हमेशा। मैं हर विजिट पे जाती थी, बच्चे-बच्चे कह के ही बात करती थी कि कोई टेंशन नहीं लो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, चेकअप भी बहुत अच्छे से करती थी। और इसी के साथ मेरा यही था कि वही मेरी डिलीवरी करे, बट वो डिलीवरी नहीं करती थी। मैंने काफ़ी बार उनसे बोला कि मुझे आपसे ही करानी थी डिलीवरी, बट मेरा नहीं हुआ। और मुझे फिर मैंने 8th मंथ तक वहीं से ट्रीटमेंट लिया था, टैबलेट वगैरह जो भी थे। कॉस्टली तो काफ़ी पड़ा था, बट मुझे ये था कि भई यहाँ से कंसीव हुआ है और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने कंसीव किया था और मैंने बहुत कुछ मतलब फेस करा था। और सीरियसली बताऊँ तो इसके बाद फिर हमने डिलीवरी का कहीं और पे करा था और मेरा अब फाइनली 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ ये सब शेयर करके, थोड़ा मैं हल्का फील कर रही हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी शेयर करने का, बट मैं एक अच्छा टाइम देख रही थी कि मैं किस टाइम पे करूँगी, थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो जाती सारी चीज़ों के लिए। इसी वजह से मैंने इतना वेट करा एंड 9 मंथ तक अपनी प्रेगनेंसी को मतलब बताया नहीं, अभी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर नहीं करा, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले ठीक हो, अच्छे से हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड इसी के साथ गाइज़ हम नेक्स्ट जो ब्लॉग है, उसमें जो भी मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन हुई है या मैंने फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या-क्या मतलब खाया है और क्या-क्या टैबलेट यूज़ करी है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज़।